हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D+B ट्यूब में। कल हम लोगों की जो एसएसटी की क्लास थी वो बीच में रुक गई थी, या कह सकते हैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपको भी याद होगा कल चलते चलते लाइट एकदम से चली गई, पता ही नहीं चला कि कैसे क्या किस टाइम जो है डिस्कनेक्ट हुआ, और उसके बाद रिकनेक्ट भी नहीं हो पाया। काफ़ी समय तक वेट किया मैंने। तो अब मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है कि कल की क्लास आपकी कहाँ तक हुई थी, पर हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले से शुरू कर देता हूँ आप लोगों को बताना। कल मैंने ऑलमोस्ट कहाँ छोड़ा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैक्सिमम यहाँ पर आकर डिस्कनेक्ट हुआ होगा। तो कल हम देख रहे थे कि वनों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वनों से सबसे पहला फ़ायदा भाई, हमें ऑक्सीजन मिलती है। दूसरा फ़ायदा, दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। दवाई से आपको कौन सा नाम याद आना चाहिए? दवाई से आपको नाम याद आना चाहिए सिंकोना नाम का वृक्ष, जिससे कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है, और उस कुनैन नामक दवाई से मलेरिया का उपचार किया जाता है। मलेरिया और डेंगू में क्या फ़र्क होता है, रिपीट कर दूं। मलेरिया में इंसान को बुखार में ठंडक भी लगती है और पसीने भी आते हैं। इसके अलावा जो डेंगू है उसमें बुखार होगा, ठंड लगेगी, लेकिन पसीने नहीं आएंगे। ये फ़र्क होता है दोनों में। एक और फ़र्क होता है जो इनको फैलाते हैं, उनका फ़र्क क्या? जो डेंगू होगा भाई उसे एडीज मच्छर फैलाएगा, और जो मलेरिया होगा उसे कौन फैलाएगा? फीमेल एनोफ्लीज मच्छर फैलाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। डेंगू के मच्छर की पहचान क्या होती है? उसके शरीर पे सफ़ेद धारियाँ, सफ़ेद धब्बे, इस टाइप की चीज़ें होंगी, और थोड़ा सा गहरे रंग का होगा, इस टाइप का होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। आश्रय, आश्रय मतलब आपने स्टिल्ट हाउस का नाम सुना होगा। अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो असम है अपना, वहाँ आपको बांस के बने हुए घर देखने को मिलेंगे, जो बांस के बने हुए प्लेटफॉर्म पर, मतलब ज़मीन से 8-10 फीट ऊंचे उठाकर बनाए गए घर मिलेंगे, जो बांस के डंडों से मिलकर बनते हैं। तो ये क्या हुआ भाई, ये भी जंगल का एक फ़ायदा हो गया। इसके अलावा आपने झोपड़ियाँ देखी होंगी। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाके देखोगे, वहाँ भी आपको लकड़ी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के इससे पता चलता है कि हाँ, जो जंगल है उससे लकड़ियाँ मिलती हैं घर बनाने के लिए। फिर उसके बाद चारा। आदिवासी होते हैं, उनको क्या है भाई कि उनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जंगल की। क्यों? क्योंकि बचपन से यहाँ रहे हैं और अपने गुज़र बसर के लिए इसी पे डिपेंड करते हैं। तो 2007 में एक कानून बना कि जो 25 साल से ज़्यादा रहा होगा जंगल में, उसे अधिकार मिल जाएगा जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने का। तो जो भी व्यक्ति रहता है भाई, वो अपने पशुओं के लिए चारा भी यहीं से लेगा, और खुद के लिए अगर फल वगैरह चाहिए वो भी वहाँ से ला सकता है। उसके अलावा ईंधन के लिए कुछ लकड़ियाँ, जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं, जो बिना किसी हरे पेड़ को नुकसान पहुँचाए पाई जा सकती हैं, सिर्फ वो लकड़ियाँ लेने का अधिकार होगा। खेल का सामान भी भाई जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे ही बनता है। फर्नीचर भी उन्हीं से बनता है। रबड़ भी पेड़ों से ही मिलती है। और आपने देखा होगा कि घर बनाने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, वो भी वहीं से मिलती हैं। जो अपने जानवर होते हैं, वन्य जीव होते हैं, उनके लिए प्राकृतिक आवास क्षेत्र भी होता है, जिसे हम लोग खुद काटते जा रहे हैं। अमेज़न धरती के सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं। एक और बार मैं आपको डिफरेंस बताऊं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारे पर्यावरण में किसे जो है पर्यावरण का फेफड़ा माना जाता है, लंग्स माना जाता है, तो हम सिर्फ जंगल बोलेंगे। लेकिन जब पूछा जाए पृथ्वी के फेफड़े कौन है, मतलब अर्थ के लंग्स किसे माना जाता है, तो अमेज़न जंगल का नाम लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो गोंद है, गोंद भाई अब कुछ देसी गोंद होते हैं, जैसे गम जिसे आप बोलते हो ना, ग्लू जिसे आप बोलते हो, वो भी तैयार किया जाता है। इसके अलावा फल सब्जियां भी आपको यहाँ से मिल सकती हैं। इसके अलावा शहद जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, वो भी गांव के लोग जंगलों से ही काट कर ले आते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फ़ायदे हैं आपके जंगलों से। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने बताया था जंगल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा कौन सा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा कौन सा? नेशनल पार्क। इन तीनों में फ़र्क भी मैंने आपको समझाया था कि बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई होती है इसको इस्तेमाल करने की, मतलब ठीक ठाक आज़ादी दी गई होती है, और यहाँ आदिवासी रह सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाकियों को आज़ादी नहीं होती, सिर्फ
जो आदिवासी होते हैं उन्हें आज़ादी होती है कि ठीक है वो जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल पार्क में किसी को आज़ादी नहीं होती है, वहाँ जो भी होगा वो सरकार की मर्जी से होगा और उसे पर्यटन स्थल में तब्दील करके उसके रखरखाव का खर्चा यात्रियों के टिकट से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमारा नेशनल एनिमल है, और गिर के जो वन है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इसके अलावा हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा जो है वो असम के जंगलों में मिलता है। इसके अलावा हाथी केरल और कर्नाटक में भी आपको मिलेंगे। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाएगा। ये ध्यान से सुने, समझे और याद रखें। ये आपका जो पैराग्राफ है ये काफ़ी ज़्यादा काम का है कि कौन सा जानवर ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो उसे थोड़ा सा याद रखें आप। जंगली बकरी या हिम तेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं, भालू, ये सब जो है ये हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जीव होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमें इनकी देनी है भाई कि हाँ इन्हें हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है, ये ज़्यादा निगरानी में रखे जाते हैं और इनका रखरखाव ज़्यादा होता है। उसके बाद है भाई मोर। मोर के बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं भाई हमारे ये होते हैं पक्षी होते हैं, लेकिन पहले राष्ट्रीय पक्षी और उसके बाद प्रवासी पक्षियों की जो एक लिस्ट है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो भारत में सांपों की प्रजातियां भी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख हैं, कोबरा और करैत। कोबरा और करैत जो है इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जहरीली प्रजातियों के बारे में पूछा जाए तो चार हो जाएंगी, कोबरा, करैत, अफाई और दुबोइया। ये चार जो है प्रजातियां हो जाती हैं जो जहरीली हो जाती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं कोबरा और करैत। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट यहाँ कुछ बताया गया है भाई कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो इसमें पैराग्राफ में बताया गया है कि हर वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में, मतलब 1 से लेके 10 तारीख से पहले पहले इसके बीच बीच में जो भी सप्ताह होता है, जो भी वीक होता है, उसमें वन्य जीव जो है वीक मनाया जाता है, मतलब वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका भाई मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव ये होता है कि जो आपके जंगली जीव हैं उनके लिए आपको जागरूक किया जाए, उनके लिए आपको अवेयर किया जाए कि उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, या वो कितने काम के हैं, उनकी संख्या कितनी कम है, सरकार उनके लिए कितनी कोशिश कर रही है और आप अपनी तरफ से उनके लिए क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट भाई आपने यहाँ फोटोज़ में देखा है कि हालांकि मना किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इनकी पोचिंग मतलब शिकार काफ़ी ज़्यादा चलता है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी आपको याद रखना होगा कि कौन सा जानवर क्यों मारा जाता है। अब जैसे मान लो सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि नहीं मारने जानवर, उसके बाद भी लोग अपनी जान पे खेल के इनको मारते हैं, जबकि पता है कि अगर पकड़ लिए गए तो सीधी जेल है, और वो भी अच्छी खासी लंबी जेल है। और इन प्रकार की प्रजातियों को मारने पर कितना लंबा केस चलता है ये आप बॉलीवुड से समझते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई कुछ पक्षी हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे पिंटल बतख या करलियू या फिर फ्लेमिंगो, या और बहुत सारे यहाँ कुल मिलाए कितने ये हैं पक्षी हैं, 1 2 3 4 5 पक्षी हैं कुल मिला के, जो आप ये कह सकते हैं कि प्रवासी पक्षी माने जाते हैं, भारत में आते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। एक छोटी सी लिटिल स्टिंट जो है पक्षी होती है, उसका वजन होता है करीब 15 ग्राम। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रवासी पक्षी है। आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत आती है ये हर साल। तो अब खुद सोच लो कितना ज़्यादा लंबा सफ़र जो है तय करती है। 8000 किलोमीटर कहाँ से आती है? आर्कटिक प्रदेश से। आर्कटिक कौन सा होता है? नॉर्थ पोल की तरफ आप जाओगे तो 23.5 डिग्री से भी ऊपर आप पहुंचो, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंध शुरू होगा, उसके बाद और ऊपर पहुंचो
तो उत्तरी ध्रुव व्रत शुरू होगा, तब वहां जाके आपको ये पक्षी देखने को मिलता है। वहां से लेके यहाँ भारत में आता है और कुछ समय रहकर जाता है। तो कुल मिला के ये कुछ पक्षियों की जो लिस्ट है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी ही चाहिए। ये बात हुई। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आप एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है। और अगर कुछ यहाँ है तो देख लेते हैं। यहाँ देखो, केंद्र शासित प्रदेशों की भाई ये लिस्ट दी गई है कि और इसके साथ ही साथ जो है भारत के राज्यों की भी लिस्ट दी गई है। जैसे राज्य जो है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो गई, अरुणाचल की ईटानगर, तो ये राजधानियाँ याद कर लेना। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये राजधानी हो गई, फिर उसके बाद चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही रहेगी, दिल्ली की दिल्ली रहेगी। इस तरीके से अलग अलग जो है ये एरियाज दिए गए हैं आपको, ठीक। तो ये कुल मिला के आपको लिस्ट जो है ये याद कर लेनी है, वरना मान लो आपसे कोई अगर ये पूछ रहे सिक्किम की राजधानी क्या है, मेघालय की क्या है, मिजोरम की क्या है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सेवन सिस्टर्स में तो आप खास तौर पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान से इसकी रिवीजन ज़रूर कर लेना, याद कर लेना। कुल मिलाकर भाई ये आज का आपका पूरा चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हमने ये 8th चैप्टर शुरू किया था। इसी के साथ आपकी जो भूगोल की किताब है वो इस पार्ट के साथ ख़त्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है, सबसे पहली बात तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। दूसरी बात ये कि अब आपको ये बताना है कि नेक्स्ट जो बुक है ये आप कौन सी शुरू करवाना चाहते हो। 6th क्लास की ही सिविक्स शुरू करवाना चाहते हो, या फिर 7th क्लास की हिस्ट्री या भूगोल में से कुछ, ये आप कमेंट करके भी बताओ। इसको मैं टेलीग्राम पे जो वोटिंग होती है, आपसे पोल होता है, वो भी करवाऊंगा। तो आप बताना उसमें कि 7th क्लास की हिस्ट्री या भूगोल शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, या फिर 6th क्लास की सिविक्स शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि अगर एक लाइन में खड़े करके या तो हम सारी की सारी 6th क्लास ख़त्म कर दें। जैसे अगर आपने हिस्ट्री के बाद 7th की हिस्ट्री चूज़ की होती तो मैं ये मानता कि आप एक लाइन में हिस्ट्री ख़त्म करवाना चाहते हो मुझसे, कि पहले 6th क्लास की हिस्ट्री कर दी, अब 7th की, अब 8th की, और उसके बाद फिर भूगोल पे आओगे आप। लेकिन अब जब आप भूगोल शुरू करवा चुके हो तो मेरे हिसाब से आपको अब सिविक्स शुरू करवानी चाहिए और उसके बाद फिर 7th क्लास में जंप करना चाहिए। बाकी भाई जो भी आपको लगता है वो आप वोटिंग करके बता देना, कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो क्या करोगे? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे? सर्च करना उसमें DSSB ट्यूब, टेलीग्राम में सबसे ऊपर ग्रुप आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ऐश करो, पढ़ाई करो, सुरक्षित रहो, घर में रहो, लॉकडाउन का पालन करो और ध्यान रखो अपना, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय। क्लास आज की छोटी रही, क्यों? क्योंकि इतने छोटे से पार्ट को और मैं ज़्यादा कितना लंबा खींच लूँगा। एक आधा चैप्टर रह गया था एक बुक का, अब इसमें अगर मैं दूसरी बुक स्टार्ट कर देता वो भी अच्छी बात नहीं थी। तो इस वजह से आज की जो क्लास थी वो छोटी रखना ही ज़्यादा सही था। टेक केयर, गुड बाय।